हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स कक्षा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। कल हम लोग स्टार्ट किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आई होप आपको वो सब समझ आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ आया आप पूछ लीजिएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट पार्टनरशिप। Partnership. The Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या होता है, ये पार्टनरशिप, ये अब तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस करने के लिए एंड दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और वो जो बिजनेस होता है वो या तो कोई एक बंदा चला रहा होता, या तो वो सारे पार्टनर्स मिलके चला रहे होते हैं या फिर कोई एक पार्टनर चला रहा होता है सबके बिहाफ में। ठीक है, अब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला है फॉर्मेशन। The partnership form of business organization is governed by the Indian Partnership Act 1932. It comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions governing the relationship among the partners, sharing of profit and losses and the manner of conducting the business are specified. इसका मतलब है कि आप जब पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपको अपना एक अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। सारे पार्टनर्स मिलके एक अग्रीमेंट बनाते हैं जो अग्रीमेंट बताता है कि ये बिजनेस का सारे पार्टनर्स ऐसे ऐसे प्रॉफिट अपने आपस में बांटेंगे। हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ सारे 3 पार्टनर है तो चलो इक्वली बांट लेंगे, वैसे नहीं होता है। वो लोग बैठ के एक अग्रीमेंट बनाते हैं, एक रेशियो डिसाइड करते हैं कि मान लो 10:20:30, मतलब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वैसा। ठीक है, उसमें वो लोग किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटेंगे, बिजनेस को कैसे करेंगे, वो सब सारा अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ये तो पढ़ ही रहे हम लोग। डज two people coming together for charitable purpose will not constitute a partnership। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे बिजनेस का मोटिव ही होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो मान लो कि अगर 2 पर्सन्स आ रहे हैं मिलकर एक चैरिटेबल पर्पस के लिए एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। चैरिटेबल पर्पस मतलब डोनेशन ये सब के लिए वो एक पार्टनरशिप फॉर्म करे, तो उसको हम लोग बिजनेस या उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। लाइबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होता है? पर्सनल एसेट्स मे बी यूज्ड फॉर रिपेइंग द डेट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर बिजनेस का डेट जो है, अगर उतना बिजनेस का जो भी डेट है, ठीक है, मान लो 50,000 का डेट है, लेकिन उतना हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना हम लोग के पास है नहीं, तो फिर जो पार्टनर का जो पर्सनल एसेट्स होता है लाइक कार, होम, कुछ भी उसका जो भी एसेट्स होता है वो लाना पड़ता है डेट पे करने के लिए। तो इसीलिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। Further, the partners are jointly and individually liable for the payment of debts। और पार्टनर्स जो है वो जॉइंटली लाइबल होते हैं और इंडिविजुअली भी लाइबल होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। जॉइंटली ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड दे कंट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द बिजनेस एंड इन सच केस लाइबल टू दैट एक्सटेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। सपोज 3 पार्टनर है, ठीक है, तीनों पार्टनर है, उसका नाम है A, B एंड C। ठीक है, अब A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 50%, मतलब बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा 50% शेयर उसका है, उसको मिलेगा 50%। B का है 30% एंड C का है 20%। ठीक है, अब बिजनेस का जो डेट है वो है ₹1 लाख का। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग का लाइबिलिटी कैसे होगा, वो लोग कैसे बांटेगा आपस में? A का 50% था तो वो 50,000 को उसको लाइबिलिटी बेयर करना होगा, B का 30,000 एंड C का 20,000। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंटली वो लोग कैसे लाइबल होंगे,
for the debts and they contribute in proportion to their शेयर इन द बिजनेस. जैसा उसको बिजनेस में जो रेशियोज में जो उसको शेयर मिल रहा है उसी शेयर में वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. और इंडिविजुअली कैसे होंगे? ईच पार्टनर कैन हेल्प रिस्पॉन्सिबल रिपेइंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस. अब इंडिविजुअली कैसे होंगे उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं. इंडिविजुअली ऐसे होंगे. देखो, नाउ सपोज जो पार्टनर बी और सी है वो अनेबल टू पे है, किसी भी रीज़न से वो नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या है? तो जो क्रेडिटर है वो किससे डिमांड करेगा? पूरा बिजनेस का कितना डेट था? ₹1 लाख. तो वो पूरा ए जो पार्टनर है उससे अकेला सिर्फ उससे सारा पैसा डिमांड करेगा. बिकॉज पार्टनर्स आर इंडिविजुअली लायबल. पार्टनर्स जॉइंटली भी लायबल होते हैं और इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं. मतलब अगर दो पार्टनर नहीं दे पा रहा है तो ए को पूरा पैसा देना होगा. और ए क्या करेगा? फिर ए 1 लाख रुपीज़ पे कर देगा बट अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट. लेकिन आप बोलोगे कि दीदी अग्रीमेंट में तो ए का तो सिर्फ 50% शेयर था, तो वो तो बस 50,000 बेयर करेगा, वो बाकी का 50,000 क्यों करेगा बी और सी का? तो अभी के लिए वो 1 लाख पूरा पे कर देगा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ए का जो शेयर बस 50,000 का, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ए बी और सी से रिकवर कर लेगा 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली. However, such a partner can later recover from other partners an amount of money equivalent to the share in liability defined as per the partnership agreement. जैसा अग्रीमेंट बोलेगा वो वैसा बाद में वो दोनों पार्टनर से रिकवर कर लेगा. यहाँ तक समझ आया? एग्जाम्पल ध्यान से समझना तो ही समझ आएगा और तो ही दिमाग में रिटेन रहेगा. ऐसे सिर्फ याद करने जाओगे कुछ याद नहीं होगा. एक दिन के लिए याद हो भी जाएगा तो अगले दिन सब भूल जाओगे. ठीक है. थर्ड है रिस्क बेयरिंग. द पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम. द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो. अब रिस्क भी वो लोग बेयर करते हैं, तो रिस्क बेयर करें तो बदले में जो जो प्रॉफिट आया, जो रिटर्न आया एज अ रिवॉर्ड, वो लोग भी शेयर करेंगे अग्रीड रेशियो में. जो अग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा होगा उसी रेशियो में वो लोग लेंगे. However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses. अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को लॉस हुआ, तो वो लॉस भी सेम रेशियो में बेयर करेंगे जो रेशियो में वो लोग प्रॉफिट ले रहे थे. और ये सारा रेशियो कहाँ लिखा रहता है? वो लोग के अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है. Decision making and control. The partners have amongst themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. Decisions are generally taken with mutual consent. जो decisions होता है ना वो, लेकिन वो लोग म्यूचुअली अग्री करते हैं कि देखो हम ये बिजनेस का ये डिसीजन लेना चाह रहे, तो सब अग्री जनरली करेंगे तभी वो डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है. Thus, the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of all the partners. और जो activities होता है पार्टनरशिप फर्म का वो jointly सारे लोग मिल के करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट, continuity. Partnership is characterized by lack of continuity of business since the death, retirement, insolvency or insanity of any partner can bring an end to the business. अब कोई भी पार्टनर का अगर डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो रहा है या इंसॉल्वेंट हो गया वो, या फिर मेंटली इल हो गया, इंसेन हो गया ऑफ एनी पार्टनर, तो ये क्या होगा? बिजनेस को बंद करा सकता है. कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस. हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स मे इफ दे सो डिजायर कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू अग्रीमेंट. मतलब अगर पार्टनर्स जो बाकी के जो पार्टनर्स हैं, मान लो ए रिटायर हो रहा है लेकिन बी और सी चाह रहे हैं कि नहीं हम ये बिजनेस को आगे चला सकते हैं, वो लोग को है मन और इंटरेस्ट है वो लोग को, तो वो लोग नया अग्रीमेंट बनाएंगे. अब नया अग्रीमेंट किसके बीच में बनाएंगे? बी एंड सी के बीच में, क्योंकि ए तो चला गया. ठीक है. तो उन लोग दोनों के बीच में बनेगा नया अग्रीमेंट और फिर वो बिजनेस को वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं. नंबर ऑफ पार्टनर्स.
ठीक है. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2. हम लोग पढ़े थे ये 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, तो 2. ठीक है. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100. ठीक है. लेकिन जो करेंटली जो आपका चल रहा है वो क्या था, एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वाला याद करना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50. तो आप कंफ्यूज मत होना 100 है कि 50, आप 2 and 50 याद रखना क्योंकि करेंटली अभी 50 ही है. Mutual agency. The definition of a partnership highlights in the fact that it is a business carried on by all or any one of the partners acting for all. ये डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े थे कि जो एक्टिविटीज़ होता है या तो सारे पार्टनर्स मिलके चला रहे होते हैं या कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में चला रहा होता है. In other words, every partner is both an agent एंड प्रिंसिपल. ये लिखना ज़रूरी है कि हर पार्टनर एक एजेंट का भी होता है, एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है. अब कैसे होता है देखेंगे. He is an agent of other partners as he represents them and thereby binds them through his acts. He is a principal as he too can be bound by the acts of the other partners. अब इसका मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लो पार्टनर ए एंड डी है. ठीक है. अब ए गया एक होलसेलर के पास और वो परचेज कर लिया मोबाइल. मान लो ए और बी का पार्टनरशिप बिजनेस है और वो मोबाइल बेचने का बिजनेस है. तो ए गया होलसेलर के पास और वो मोबाइल खरीद लिया ₹1 लाख का, मतलब बहुत सारा मोबाइल खरीद लिया 1 लाख का फॉर द फॉर्म, मतलब बिजनेस में बेचने के लिए. नाउ ए यहाँ क्या काम कर रहा है, ए को क्या बोलेंगे, ए को एजेंट बोलेंगे. एजेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, वो पूरे फर्म के लिए जा रहा है, वो अपने लिए नहीं जा रहा है मोबाइल खरीदने, वो पूरे फर्म के लिए काम करने जा रहा है, वो अपना स्टॉकअप करने जा रहा है. ठीक है. तो उसको बोलेंगे एजेंट. एंड बी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ए का बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए, क्योंकि ए बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर ए जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि बी वहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, बी वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, बस वो फिजिकली वहाँ जा नहीं रहा है. एंड बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ ए. अब ए जो लाया स्टॉक, वो एक स्टॉक लाया ए ₹1 लाख का, तो इसमें क्या हुआ, बी गया नहीं लेकिन बी ए के एक्ट से बाउंड हो गया. ठीक है. तो हम लोग क्या समझे कि जो एजेंट कौन होता है, एजेंट वो होता है जो पूरे फर्म के बिहाफ में एक्ट कर रहा हो, जो काम कर रहा हो. और प्रिंसिपल कौन होता है, जो एजेंट जिसको दूसरे पार्टनर को जो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग मेरिट्स में. Ease of formation and closure. A partnership firm can be formed easily by putting an agreement. हम लोग पहले भी अभी जस्ट इसके थोड़े टाइम पहले पढ़े कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है, कैसे स्टैब्लिश होता है, एक अग्रीमेंट से between the prospective partners. जो पार्टनर्स बनने वाले हैं उन लोग के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risks. There is no compulsion with respect to registration of the firm. कोई ऐसे कंपलसरी नहीं होता है कि आपको ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर कराना ही होगा. Closure of the firm is to an easy task. फॉर्मेशन और क्लोजर इजी होता है. ठीक है. फॉर्मेशन के लिए लेकिन याद रखना एक अग्रीमेंट होना ज़रूरी है. अच्छा, आप एक चीज़ से याद रखो, आप खुद ही सोचो, अगर अग्रीमेंट नहीं होगा तो बाद में जाके पार्टनर लड़ेंगे नहीं आपस में कि नहीं हम इतना प्रॉफिट लेंगे, नहीं तुम ज़्यादा क्यों ले रहे हो, हम ज़्यादा लेंगे प्रॉफिट. तो इसीलिए शुरू में ही एक अग्रीमेंट बन जाता है जो फिर बाद में जाके एक कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे. सब चीज़ पहले ही अग्रीमेंट में लिखा रहता है कि प्रॉफिट लॉस ऐसे ऐसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये काम ये करेगा, वो काम वो करेगा, वैसा. फिर है बैलेंस डिसीजन मेकिंग. द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज. अब जो पार्टनर जो एरियाज में एक्सपर्ट है वो एरिया को देख सकता है. ठीक है.
because an individual is not forced to handle different एक्टिविटीज़। ठीक है, हम लोग पहले फॉर्म्स में क्या देखे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखे थे कि वो एक अकेला बंदा है तो उसको ही, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो एक अकेला बंदा रहता है उसको सारे एरियाज़ का नॉलेज रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, डिफरेंट पार्टनर्स रहते हैं, तो जो एरिया में जिसको एक्सपर्टीज़ है वो उस एरिया को देख लेता है, वो एरिया को ओवरसी कर लेता है। और यहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुमको ही सब देखना है, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट पार्टनर्स है, तो वो लोग जिसमें एक्सपर्टीज़ है वो देख लेता है। दिस नॉट ओनली reduce द बर्डन ऑफ वर्क बट ऑल्सो लीड्स टू फ्यूअर एरर्स इन जजमेंट। और इससे क्या होता है, एक काम का जो बोझ है, काम का जो बर्डन है वो भी रेड्यूस हो जाता है, क्योंकि सब लोग मिल के कोई कुछ एक्टिविटी देख रहा है, कोई कुछ एक्टिविटी देख रहा है, तो बर्डन भी हमारा कम हो गया, काम भी बट गया आपस में, और जो जजमेंट में जो एरर होता है वो भी कम हो गया। क्यों कम हो गया एरर, क्योंकि हम लोग जो फील्ड में एक्सपर्ट है हम लोग वही एरिया देख रहे हैं, दूसरा पार्टनर दूसरे एरिया में एक्सपर्ट है तो वो उस एरिया को देख रहा है। As a consequence, decisions are likely to be more balanced। और इस कारण डिसीजन जो है वो बहुत बैलेंस हो जाता है। फिर है more funds। In a partnership, the capital is contributed by a number of partners. This make it possible to raise large amount of funds and as compared to a sole proprietor and undertake additional operations wherein नीडेड। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या था, वो अकेला आदमी था, तो वो अकेले आदमी से कंपेयर करो और 4 पार्टनर से कंपेयर करो, ऑब्वियसली 4 पार्टनर का मिला के कैपिटल और एक अकेला आदमी का मिला के कैपिटल किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली पार्टनरशिप का ज़्यादा होगा। तो वही बोल रहा है कि इसके पास ज़्यादा कैपिटल होता है और ये लोग एक्सपैंड करने का सोच सकता है, ये लोग एक्सपैंड कर सकता है, अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशंस, ये लोग और नया ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग के पास कैपिटल रहता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क। द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। दिस रेड्यूस एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स। अब रिस्क, बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही, तो रिस्क होगा तो अब ये सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि जो सिर्फ अकेले देखेगा सारा रिस्क, अकेले बेयर करेगा सारा रिस्क, तो ये पार्टनर में सारा रिस्क भी क्या हो जाता है, बट जाता है, शेयर हो जाता है, और इससे क्या होता है, वो लोग का एंजाइटी, बर्डन और स्ट्रेस कम हो जाता है। Secrecy. A partnership firm is not legally required to publish its accounts and submit its reports। और ये जो पार्टनरशिप फर्म होता है इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अपना अकाउंट्स को पब्लिश करे, तो इसमें क्या होता है फिर, हेंस इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशंस। तो अब वो लोग को अकाउंट्स अपना कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिश करने का, तो इससे जो उसका कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, जो सीक्रेट मैटर्स है, जो भी उसका बिजनेस का जो भी मैटर्स है वो लोग अपने तक ही रख सकते हैं। लिमिटेशंस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Partners are liable to repay the debts even from their personal resources in case the business assets are not sufficient। business का जो assets है वो sufficient नहीं है, तो partners को अपना personal assets लाना होगा debts को repay करने के लिए। The liability of partner is both joint and several, which may prove to be a drawback for those partners who have greater personal wealth। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़े हैं जॉइंट पार्टनर्स जो है उसका लाइबिलिटी क्या होता है, जॉइंटली भी वो लोग लाइबल रहते हैं और इंडिविजुअली भी लाइबल रहता है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क किसको रहता है, हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। They will have to repay the entire debt in case the other partners are unable to do so। अब वो लोग के पास एक ड्रॉबैक क्यों रहता है, जिसका ज़्यादा वेल्थ है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, क्यों, क्योंकि बाकी पार्टनर्स अगर बोल दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है तो उसको ही सारा देना पड़ेगा, क्योंकि देना तो पड़ेगा, बिजनेस का पूरा डेट को पे तो करना पड़ेगा। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ partners and hence contribution in terms of capital investment is usually not suffered to support
not sufficient to support large scale business operations. अब आप बोलोगे कि हम लोग यहाँ तो पढ़े थे कि मोर फंड्स है, लेकिन क्या बोल रहा है, लिमिटेशन में लिखना आप लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टनरशिप में भी तो रेस्ट्रिक्शन है ना। क्या रेस्ट्रिक्शन है? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। आप उससे ज़्यादा पार्टनर को नहीं रख सकते हो एक पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अब लिमिटेशन रहता है और नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो ज़्यादा कैपिटल तो नहीं ला सकते हम लोग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कम होगा तो जो लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस है, जो हम लोग बड़े रूप में जो बिजनेस करने का सोच रहे थे, वो थोड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट कैपिटल है। As a result, partnership firm faces problem in expansion beyond a certain size. एक certain size के बाद वो लोग उतना नहीं अपने बिजनेस को बढ़ा सकते, क्योंकि उन लोग के पास insufficient capital होता है। फिर है possibility of conflicts. Partnership is run by a group of persons where decision making authority is shared. Decision making तो mutually लेते हैं, पढ़े थे। Difference in opinion on some issues may lead to disputes between the partners. अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सबसे पूछ के सबका रजामंदी, सब अग्री करेंगे तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, मान लो ए और बी अग्री हो गया, लेकिन ए एंड बी अग्री हो गया, लेकिन सी अग्री नहीं कर रहा है उस चीज़ से। अब अग्री नहीं कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, वो लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगा। Further decisions of one partner are binding on other. Thus, an unwise decisions by someone may result in financial ruin for all the others. मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि जो एक पार्टनर अगर डिसीजन लिया और वो सब पार्टनर उसी को फॉलो किया, उसी को वही लोग बाइंड हुआ, तो जो अनवाइज डिसीजन, मान लो अगर वो डिसीजन सही नहीं निकला, तो वो क्या होगा, पूरा फाइनेंशियल रुइन हो जाएगा। सब फिर सफ़र करेंगे फॉर ऑल द अदर्स। इन केस अ पार्टनर डिज़ायर टू लीव द फर्म, दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप एज देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर पार्टनर बोला कि नहीं हमको जाना है, हमको ये फर्म को लीव करके जाना है, तो क्या हो जाएगा, दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन। पार्टनरशिप बंद भी हो सकता है। बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप comes to an end with the death, retirement, insolvency or lunacy of any partner. ये हम लोग इधर भी पढ़े थे, फीचर्स में भी पढ़े थे कि पार्टनरशिप कब बंद हो जाएगा, अगर डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, लूनेसी हो गया। इट मे रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी. However, the remaining partners can enter into a fresh agreement and continue to run the business. वो लोग को अगर वही बिजनेस रन करना है तो वो लोग को नया अग्रीमेंट लाना होगा, पुराने अग्रीमेंट में वो लोग नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। Lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make other related information public. जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कोई लीगली वो लोग रिक्वायर नहीं है कि तुम अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिश करो, अपना जो भी अपना इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को बताओ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक तरह से मेरिट तो है उसके लिए कि वो लोग का सीक्रेसी मेंटेन हो जाता है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसको फिर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक को क्या पता कि ये पार्टनरशिप फर्म कैसा काम कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, प्रॉफिट में काम कर रहा है, लॉस में काम कर रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं पता। It is therefore difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of a partnership firm. As a result, the confidence of a public in a partnership firm is generally low. फिर आते हैं अब हम लोग, ये हो गया लिमिटेशंस। अच्छा, एक और बात, आप बोलोगे कि हर पॉइंट्स में इतना सारा फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स है, कैसे याद करेंगे। तो ऐसे तो मैं बोलूँगी कि आप अभी समझो, कोई टेंशन वाला बात नहीं, और आप खुद ही नोटिस करोगे अच्छा फीचर्स का ये पॉइंट है तो कुछ पॉइंट वो लिमिटेशंस में आ गया, कुछ पॉइंट वो मेरिट्स में आ गया, ये आप नोटिस कर रहे होगे। लेकिन मैं अभी शॉर्ट्स लाऊंगी
तो आप मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं शॉर्ट्स लाऊंगी, उसमें और इजीली हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वो और इजीली मैं इजी वे में आपको ट्रिक बताऊंगी, तो उससे सब चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए थोड़ा वेट करो, मैं वो ज़रूर लाऊंगी। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर में। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। अब पार्टनर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड इज लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया वो तो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा पार्टनरशिप फर्म में। कैसे? क्योंकि वो अपना कैपिटल भी ला रहा है, वो सारे मैनेजमेंट काम में वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो शेयर भी हो रहा है, एंड इज लाइबल टू, और अनलिमिटेड उसका लाइबिलिटी भी है। दीज पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट। वो लोग ये जो पार्टनर होते हैं यही एक्चुअल पार्ट करते हैं, एक्चुअल पार्ट लेते हैं इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे ना, या तो सारा पार्टनर बिजनेस को चला रहा है या कोई एक पार्टनर सब पार्टनर के बिहाफ में चला रहा है। तो वो जो एक पार्टनर वो एक्टिव पार्टनर है जो एक्चुअल में काम करता है। फिर दूसरा क्या है? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि वो लोग डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं। अ स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, लेकिन वो लोग कैपिटल लाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में उनका शेयर भी रहता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहता है, बस वो लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं वो लोग। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। अ सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? जो फर्म से एसोसिएट तो है लेकिन जो जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है। अदर दैन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। और यही एक उसका अकेला फीचर होता है सीक्रेट पार्टनर का। रेस्ट वो सब सेम होता है। क्या क्या होता है? ही कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स। सारा सेम फीचर्स है, बस इसका ये एक अलग सा फीचर क्या हुआ सीक्रेट पार्टनर का। नाम से समझ में आ रहा है कि जो जनरल पब्लिक है उन लोग को नहीं पता रहता है कि अच्छा ये भी पार्टनर है। फिर फोर्थ में क्या है? नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय अ फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? एक नॉमिनल पार्टनर ऐसा होता है कि जो अपना नेम यूज करने का अलाउ करता है, ठीक है, फर्म को, लेकिन वो एक्चुअल में कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। he or she does not take active part in managing the firm, does not share its profit or losses but is liable like other partners। लेकिन बस उसका liability रहता है other partners जैसा to the third parties for the repayment of the firm's debt, ठीक है। इसका अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लो एक वेल नोन टीचर है, उसका नाम है मिस्टर वर्मा, ठीक है, और वो एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको वो अलाउ कर दिया उसका नेम यूज करने के लिए, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या नाम हुआ? वर्मा कॉमर्स अकेडमी। अब क्या होगा? इससे नाम यूज कर लिया तो स्टूडेंट ज्वाइन बिकॉज दे रिकग्नाइज मिस्टर वर्माज नेम। मिस्टर वर्मा एक बहुत अच्छे टीचर है, तो स्टूडेंट को क्या लगेगा? हाँ ये अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बट मिस्टर वर्मा हैज नॉट invest any money, does not teach there, does not manage the institute, ठीक है। तो वो बस नाम यूज करने दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब उनका गुडविल अच्छा था तो वो अपना नाम यूज करने दे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर।
partner by estoppel. A person is considered a partner by estoppel if through his or her own initiative, conduct or behavior he or she gives an impression to other that he or she is a पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब वो पार्टनर होता नहीं है। पार्टनर बाय एस्टॉपल कौन होता है? जो अपने इनिशिएटिव से, जो अपने बिहेवियर से सामने वाले को ये दिखवाए, ये बताए कि भैया हम भी पार्टनर हैं, to others that he or she is a partner. Such partners are held liable for the debts of the firm because in the eyes of the third party they are considered partners. क्या मतलब हुआ इसका कि वो लोग भी फिर जो फर्म के जो डेट्स है वो लोग भी फिर लाइबल हो जाएंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल जो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो लोग के तो नज़र में वो पार्टनर है, तो फिर जो अगर उन लोग को लग रहा है कि हाँ ये पार्टनर है तो फिर वो फर्म के डेट में वो लोग भी ये करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। वो लोग कैपिटल ना लाते ना मैनेज करते हैं, लेकिन वो लोग को लाइबिलिटी में वो लोग को अपना शेयर देना होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की नज़र में वो पार्टनर है। वो कैसे हुआ? थर्ड पार्टी को क्यों लगा ये पार्टनर है? क्योंकि जो आ रहा है, जो बंदा है, वो खुद ही अपने एक्टिविटी से, खुद ही अपने बिहेवियर से, खुद ही अपने इनिशिएटिव से वो दिखा रहे हैं कि हम पार्टनर है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज रानी इज अ फ्रेंड ऑफ सीमा, ठीक है, हु इज अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म, ठीक है, सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। सीमा सिंप्लेक्स सॉल्यूशंस में पार्टनर है और रानी कौन है? रानी सीमा की फ्रेंड है। ऑन सीमा's रिक्वेस्ट रानी accompanies her to a business meeting with Mohan Softwares and actively participates in the negotiation process for a business deal. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सीमा उसको रिक्वेस्ट की कि चलो रानी तुम मेरे साथ चलो, तो रानी चली। वो लोग का एक कोई बिजनेस मीटिंग था, किसके साथ था? मोहन सॉफ्टवेयर के साथ था। लेकिन रानी क्या की? रानी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ली, ठीक है, नेगोशिएशन प्रोसेस में, ठीक है, and gives an impression that she is also a partner in Simplex Solutions। और वो ऐसा इम्प्रेस कर दी कि वो भी पार्टनर है सिंप्लेक्स सॉल्यूशंस में। सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में पार्टनर कौन था? सीमा थी। लेकिन रानी अपने वो मीटिंग में ऐसे बात की, ऐसे अपना इम्प्रेशन रखी, ऐसा अपना बिहेवियर रखी जिसमें लगा कि रानी भी पार्टनर है। If credit is extended to the Simplex Solutions on the basis of the negotiations, Rani would also be liable for the repayment of such debt as if she is a partner of the firm। ठीक है, अब आते हैं हम लोग partner by holding out. A partner by holding out is a person who though is not a partner in a firm but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm। इसमें क्या हो रहा है? एक पार्टनर है, ठीक है, वो एक पर्सन है, ठीक है, वो पार्टनर तो है नहीं फर्म का, लेकिन वो नोइंगली अलाउ कर रहा है हिमसेल्फ और हरसेल्फ को, अपना वो जान के ऐसे रिप्रेजेंट करने को कर रहा है कि वो भी पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म का। Such a person becomes liable to outside creditors for the repayment of any debt which have been extended to the firm on the basis of such representation। अब वो रिप्रेजेंट ऐसे किया कि भैया हम भी पार्टनर हैं, ठीक है, तो फर्म का जो भी डेट होगा उसमें फिर वो भी जो पर्सन जो रिप्रेजेंट करना चाह रहे अपने आप को वो लाइबल हो जाएगा। इन केस ही इज नॉट रियली अ पार्टनर एंड वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच अ लाइबिलिटी ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल। मतलब उसको तुरंत बोलना होगा कि नहीं हम पार्टनर नहीं है यहाँ के, clarifying his position that he is not a partner in the firm। if he does not do so he will be responsible to the third party for any such debts। अगर वो ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियस सा बात है, वो ऐसा दिखा रहे कि वो पार्टनर है तो फिर उसको भी उस डेट में मतलब उसको भी वो डेट में कंट्रीब्यूट करना होगा। अब आप बोलोगे पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो लगभग सेम लग रहा है, तो इसको कैसे करें? तो अब हम आपको सिंपल सा एक डिफरेंस समझाते हैं। मान लो पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, दो है, तो उसमें अब हम एग्जांपल दे रहे हैं।
पार्टनर बाय स्टॉपल में मिस्टर राज, एक मिस्टर राज है, ठीक है, वो बोल रहा है कि वो अपना एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से, वो अपना ऐसा एक्टिविटी से, वो अपना बिहेवियर से दिखा रहा है कि ही इज़ अ पार्टनर। लेकिन अब वहीं दूसरा जगह पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसमें क्या हो रहा है, जो करण है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है राज को एक सप्लायर से, ठीक है, करण इंट्रोड्यूसेस राज टू अ सप्लायर, मीट राज आर पार्टनर, ठीक है, करण ऐसा सप्लायर को बोल रहा है कि लो ये राज से मिलो, ये हमारा पार्टनर है। राज नोज दैट इट इज़ फॉल्स बट सेज नथिंग, राज जान रहा है कि ये करण गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन राज यहाँ पे चुप है। तो चुप है का क्या मतलब हुआ, राज नोइंगली रिप्रेजेंट करा रहा है, देखो लिखा हुआ है, राज नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या होता है कि वो लोग अपने बिहेवियर से, वो लोग अपना ऐसे इनिशिएटिव से वो लोग बताते कि वो पार्टनर है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला माइनर एज अ पार्टनर, ये कॉन्सेप्ट है, ये हम बताएंगे, ठीक है। फिर कल से हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक का समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही समझते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू, बाय बाय।